A geopolitical storm is brewing in South Asia. Wedged between two Asian superpowers, India and China. बांग्लादेश की सड़कों पर वायलेंट प्रोटेस्ट, शेख हसीना का पावर से हटना और भारत में शरण लेना। ढाका के एक होटल में एक यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर का मिस्टीरियस डेथ और अब चिटागोंग पोर्ट पर अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप। ये सब अलग अलग घटनाएं लगती हैं, लेकिन क्या ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल पजल के टुकड़े हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इन सभी घटनाओं का असर भारत पर कैसा पड़ने वाला है? नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। आज के इस एनालिसिस में हम बात करेंगे बांग्लादेश, जो इंडिया के लिए एक अनसीन बॉर्डर क्राइसिस बनता जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चिटागोंग भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बिल्कुल करीब है। यहाँ किसी भी फॉरेन मिलिट्री का फुटप्रिंट का मतलब होगा डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। आज के इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स और यूएस चाइना रिवैलरी एक नए रीजनल इम्बैलेंस को जन्म दे रहे हैं, खासकर इंडिया के लिए। इन सब का इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल फॉलआउट भारत के स्टेट्स पर कैसा दिखेगा? और अंत में भारत के पॉलिसी चॉइसेस। क्या हमें एक कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर ज़रूरत है इंडिया के बॉर्डर को और भी ज़्यादा मिलिट्राइज करना? चलिए शुरू करते हैं। भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा एक पैराडॉक्स में रहे हैं। एक तरफ कोऑपरेशन का दिखावा तो दूसरी तरफ स्ट्रेन। भारत ने 1971 के लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की मदद की थी और उसके बाद से कनेक्टिविटी और ट्रेड पर काफ़ी डेवलपमेंट हुए। लेकिन आज का सिचुएशन पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश एक पॉलिटिकल क्राइसिस में घिरा हुआ है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के बाद पावर से हटा दिया गया। ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट रहा, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हुई और इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस ने संभाला। इसी बैकड्रॉप में बांग्लादेश का जियोपॉलिटिकल वेट और बढ़ गया है। वॉशिंगटन पर यह आरोप लगाया गया कि उसने शेख हसीना के रिमूवल में अपना रोल प्ले किया, क्योंकि हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए देने को तैयार नहीं थी। वॉशिंगटन ने इन आरोपों को निराधार कहा, लेकिन सिचुएशन तब और सस्पिशियस हो गए जब एक यूएस स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर ढाका के होटल में मरे हुए पाए जाते हैं और उनकी बॉडी बिना ऑटोप्सी के सीधा एम्बेसी को दे दी गई। और अब जब यूएस पर्सनल और हार्डवेयर बांग्लादेश में आ रहे हैं तो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट इसे सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक डीपर स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में देख रहे हैं। भारत के लिए ये इसलिए चैलेंजिंग है, इसलिए खतरा है क्योंकि चिटागोंग का पोर्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इस रीजन में किसी भी फॉरेन मिलिट्री फुटप्रिंट भारत के लिए एक तुरंत सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यूएस म्यांमार के रिबेल ग्रुप्स तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर भारत के म्यांमार बॉर्डर पर पड़ेगा, जहां पहले ही इंसर्जेंसी और रेफ्यूजी फ्लो की प्रॉब्लम
चल रही है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि वॉशिंगटन के मूव्स एक काउंटरवेट हैं चाइना के लिए, जो पहले ही बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स में गहरा निवेश कर चुका है। मतलब ये है कि ढाका अब एक स्ट्रैटेजिक चेसबोर्ड बन गया है, जहां अमेरिका और चाइना दोनों अपना अपना हक जमाना चाहते हैं। भारत के लिए इसका मतलब है कि जो इंटरिम सरकार ढाका में बनी है वो वॉशिंगटन के साथ अपने टर्म्स को रीडिफाइन करना चाहती है या रीडिफाइन कर रही है, जो इनडायरेक्टली भारत बांग्लादेश के टाइज को भी रीशेप करेगा। और यही वो ट्रू कॉस्ट है जो भारत को जियोपॉलिटिक्स में चुकाना पड़ रहा है या आगे चलकर चुकाना पड़ेगा। भारत के लिए यूएस के मिलिट्री एक्सरसाइजेज या चाइना का इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पजल नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा के लहजे से भी एक चिंता का भी एक विषय है। बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बांग्लादेश एक की नोड है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर यहाँ फॉरेन प्रेजेंस बढ़ते हैं तो भारत के लिए काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी और रेडिकलाइजेशन मुद्दे और कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक्स एम्बेसडर वीना सिकरी के इस वीडियो को सुनिए। Interesting that you mentioned this, and I want to bring in Ambassador Sikri. While we mentioned about America wanting to come into Bagram, it's already in Bangladesh. It's already in Chattogram. How do you see that? They claim that it's exercise lightning shock, but is it just a military exercise? The regime change operation that Sheikh Hasina spoke of, that she refused to give an island, Saint Martin Island, to America, and that's why she was removed. Does it all add up now? And is that a major cause for India to be concerned? That is certainly what is happening in Bangladesh is certainly a major cause for concern, because we know that under Sheikh Hasina and even before that, there were never any military exercises planned between USA and Bangladesh. Not at all. And not that we were ever told or they were not there at all. But now, after Sheikh Hasina has left Bangladesh and the Yunus-led regime, which has the Jamaat-e-Islami behind them, really, they're in charge. We are seeing that the Americans have gone in. Now, for example, at one time, there was the humanitarian corridor between Bangladesh and Myanmar. And the UN Secretary General proposed it, and America said they would operate it and, send humanitarian aid to the Rakhine state where the Arakan army is evident. But at that point, the Bangladesh army chief opposed it and said, no, we oppose it because it's going to affect the sovereignty of Bangladesh. But today we find that there is two things that have happened. One, there has been a non-disclosure agreement signed between Bangladesh and the USA, and we don't know what's in it. Does it allow for this kind of military exercises? We certainly don't know on what basis these very sharp increase in military exercises involving hundreds of American airmen going to Bangladesh is happening, number one. Number two, we do know that there was an intense training of Bangladeshi army officers which was going on. And very recently, at the end of August, we saw a very senior American Special Forces officer died in Westin Hotel in Dhaka. And that became a huge issue, but then it's been completely hushed up. But, he was a long-term staying guest at the Westin Hotel. And it was being assumed that he was training the Bangladesh Armed Forces. Side by side with all of this, we have the Pakistan ISI and senior Pakistan army officer being stationed almost with every division of the Bangladesh army throughout the country. And Asim Munir saying the next attack is going to come from the east. So I do think this is today one of the most serious issues that is there between India and Bangladesh. We need to know from Bangladesh and from USA, because President Trump has spoken so warmly about the global comprehensive partnership between India and USA. He has telephoned our Prime Minister. Our Prime Minister has responded so well. But on this critical issue, it's very important. In China, on Bagram base, in Pakistan, on the relationship now between Asim Munir and President Trump, in Bangladesh,
for Bangladesh and for Myanmar. All of these, we're seeing America attacking China in places where China had already worked out deals with all these countries. Now, It's very interesting. इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, शेख हसीना या उनके पहले की सरकार में यूएस और बांग्लादेश के बीच कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होते थे। दूसरा, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड बांग्लादेश। तीसरा, सीक्रेट ट्रेनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान दैट दिस टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्या बांग्लादेश में ये हो रहे एक्सरसाइज इन सभी षड्यंत्र के पहलू हैं? सवाल गहरा है और परतों में छुपा हुआ है। अभी इस पे एक ठोस स्टेटमेंट दे पाना तो मुश्किल है, पर सतर्क रहना जरूरी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच पोरस बॉर्डर है जिसे हमें समझना जरूरी है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया के सबसे बड़े पोरस बॉर्डर में से एक है, 4000 से भी ज़्यादा लंबा, जिसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक एंडलेस स्ट्रगल करना पड़ता है। स्मगलिंग ऑफ कैटल्स, नारकोटिक, गोल्ड और आर्म्स यहाँ रोज का सिलसिला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इल्लीगल क्रॉसिंग ने इसको और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है। फेंसिंग लगाने की कोशिश तो हुई, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति यानी कि यहाँ के जोग्राफिक कंडीशंस, रिवर्स और यहाँ के विलेजेस इस प्रोसेस को मुश्किल बनाते हैं। इस पोरसनेस का मतलब ये भी है कि भारत को एक साथ इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज दोनों का बर्डन उठाना पड़ता है। बॉर्डर पोरस हो तो माइग्रेशन रोकना मुश्किल है। बांग्लादेश से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, क्लाइमेट रेफ्यूजीज और रोहिंग्या जैसे पॉलिटिकल रेफ्यूजीज लगातार भारत में आ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स पर हो रहा है। यहाँ डेमोग्राफिक चेंज लोकल पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। एनआरसी और सीएए जैसे नेशनल डिबेट्स इसी चिंता से निकले हैं। लेकिन बैकग्राउंड पे इसका मतलब है लोकल बैकलैश, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनल पोलराइजेशन, यानी कि रिलीजन के आधार पे पोलराइजेशन, जो भारत के लिए एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। अब प्रश्न ये है कि क्या भारत सरकार चुप होकर इन सभी घटनाओं को देख रही है? तो जवाब है नहीं। भारत सरकार ने इसी बीच एक मेजर मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है, जो कंडक्ट किया जाएगा 24 से 25 सितंबर को। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिस टू एयरमैन इशू कर दिया है और मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा से। नोटेम एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो एविएशन अथॉरिटीज़ इशू करते हैं, जिसमें पायलट और एयरलाइंस को फ्लाइंग रूट या एयर स्पेस के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसे इशू किया जाता है किसी एयर स्पेस के क्लोजर के दौरान, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान, कोई वीआईपी मूवमेंट या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर। और भी नहीं, इसके अलावा कमांडर कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हुआ है कोलकाता में। तो अब इंडिया के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर इंडिया पहला, बांग्लादेश में हो रहे पॉलिटिकल टर्मोइल और यूएस के बढ़ते मिलिट्री प्रेजेंस विद बांग्लादेश, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कुछ सुझाव अगर हम दें या उसके ऊपर
चर्चा किया जाए, जैसा कि मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, डिप्लोमेट्स कहते हैं, तो सबसे पहला जो सुझाव दिया गया है वो है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद ढाका। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते और गहरे करने होंगे। पोर्ट्स, कोस्टल रडार्स, मिलिट्री ट्रेनिंग और इकोनॉमिक पैकेजेस जैसे चीज़ों पर नए प्रपोजल्स देने होंगे। इससे बांग्लादेश को एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ चाइना या यूएस पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि अब वॉर ईस्टर्न फ्रंट से होगा, तो इंडिया को अपने कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना होगा ईस्टर्न थिएटर पर। भारत को अपने ईस्टर्न सीबोर्ड पर सर्वेलेंस और लिटोरल एसेट्स अपग्रेड करने होंगे। कोस्टल रडार्स, यूएवी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स को प्रायोरिटी देना होगा। अंडमान और निकोबार कमांड और ईस्टर्न नेवल बेसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। बिम्स्टेक, IORA जैसे फोरम्स का यूज़ करके रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा। इससे बांग्लादेश सिर्फ एक तरफ नहीं, यानी कि ना तो चाइना और ना ही यूएस पर डिपेंडेंट रहेगा। इस एनालिसिस के अंत में ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ये बांग्लादेश को एक नया हॉटस्पॉट बना रहे हैं। हॉटस्पॉट है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, द सेवन सिस्टर्स स्टेट, म्यांमार के बॉर्डर के लिए और सिलीगुड़ी के कॉरिडोर के लिए। ये सभी घटनाएं अंत में एक सवाल रेज करती हैं भारत के ऊपर। क्या भारत को एक बेहतरीन या पहले से ज़्यादा एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और डिफेंस पॉस्चर लेना चाहिए, या फिर एक वेट एंड वॉच पॉलिसी पर टिकना चाहिए? आपको क्या लगता है, भारत के लिए सबसे इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होगा? डिप्लोमेसी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या मल्टीलैटरल बैलेंसिंग? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इनसाइट्स भी इस चर्चा को और भी गहरे बना सकते हैं। अगर आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।